हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 71 से लेकर कार्यपत्रक 75 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक, साथ ही साथ आपकी अंग्रेजी और गणित विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 71 में हम सीखेंगे गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़कर आपको उस पर आधारित प्रश्नों के क्या देने हैं, जवाब देने हैं। दिया गया है, शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए दो पैकर्स और तीन महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को क्या कहते हैं, पिन कोड कहते हैं। पिन कोड कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जब संसार और परिवहन के साधन क्या थे, बहुत ही कम थे। हरकारे पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के लिए नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से भी जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। अब हमें इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, पहला प्रश्न, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का। पिन कोड कितने अंकों का होता है? पिन कोड होता है आपके 6 अंकों का। ठीक है। दूसरा, आज हम संसार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, लिखिए। तो आज हम संचार यानी कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किस किस का उपयोग करते हैं? जैसे कि टेलीफोन, इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि टेलीफोन, फिर हो गया मोबाइल फोन, क्या हो गया आपका मोबाइल फोन, फिर रेडियो, फिर आपके दूरदर्शन, इसके अलावा भी आप लिखना चाहो तो समाचार पत्र, इसके अलावा ईमेल, और इसके अलावा अलग अलग तरह के आज हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इन सभी का उपयोग हम संसार के साधनों के रूप में काम में लेते हैं। ठीक। आगे, प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको क्या लिखने हैं? शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पहला है चाटना। चाटना का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। ठीक है। चाटना का मतलब क्या होता है? पृथक करना या अलग करना। दूसरा है गुनगुनी। गुनगुनी का मतलब क्या होता है? तो आपका जो गुनगुनी है, गुनगुनी का मतलब होता है सुहावनी। क्या होता है? सुहावनी। ग है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? यातायात। क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है यातायात। फिर हरकारे। हरकारे का मतलब क्या होता है? हरकारे का मतलब है डाकिया, जो पहले डाक पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है। फिर तकनीकी। तकनीकी का मतलब क्या होता है? तकनीकी का मतलब है प्रौद्योगिकी से। इससे मतलब है, तकनीकी का मतलब है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से। फिर ईमेल। ईमेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। खाली जगह, बिना तारों का टेलीफोन है। कौन बिना तारों का टेलीफोन कौन है? तो आपका जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन बिना तारों का टेलीफोन है।
तो पहली खाली जगह में क्या आ जाएगा? मोबाइल फोन। क्या आ जाएगा? मोबाइल फोन। दूसरा, ईमेल खाली जगह द्वारा भेजा जाता है। तो ईमेल किसकी मदद से भेजा जाता है? ईमेल को भेजने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 5। अगर आप किसी को क्या लिख रहे हैं? पत्र लिखते हैं, तो पत्ते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? तो आप जो पता लिखोगे उसका, उसके अंदर ये जो जानकारी है ये किस क्रम के अंदर लिखोगे, यानी 1 नंबर पे क्या लिखोगे, 2 नंबर पे क्या लिखोगे, इस तरह हमें बताना है। तो 1 नंबर पे हम क्या लिखेंगे? 1 नंबर पे बच्चों हम लिखेंगे घर का नंबर। क्या लिखेंगे? घर का नंबर। फिर 2 नंबर पे क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे लिखेंगे गली अथवा मोहल्ले का नाम। क्या लिखेंगे? गली अथवा मोहल्ले का नाम। तीसरे नंबर पे गांव, कस्बे या शहर का नाम। चौथे नंबर पे खंड का नाम। और 5वें नंबर पे क्या लिखेंगे? राज्य का नाम। तो आपको इनको एक क्रम के अंदर लिख देना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे घर का नंबर। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे घर का नंबर। उसके बाद क्या लिखेंगे? गली अथवा मोहल्ले का नाम। गली अथवा मोहल्ले का नाम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? गांव, कस्बे या फिर शहर का नाम। गांव, कस्बे या फिर शहर का नाम। ये लिख देंगे हम तीसरे नंबर पे। उसके बाद क्या लिखेंगे? खंड का नाम। क्या लिखेंगे? खंड का नाम। और सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? राज्य का नाम। राज्य का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 72। यहां पर भी हम क्या सीखेंगे? अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। तो आपके सामने एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का क्या है? प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का क्या है? गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे पर बना है। दुनिया भर के लोग यहाँ के किलों को देखने के लिए आते हैं। ठीक। देखो पहला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ क्या है? सूरवीरों का शहर है। चित्तौड़गढ़ राजधानी था किसकी? मेवाड़ की। तीसरा, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आपको उत्तर बताना है कि चित्तौड़गढ़ है वो प्रसिद्ध किसके लिए है। तो हम लिखेंगे कि चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए, चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 4। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो उस नदी का नाम क्या है? हम लिखेंगे बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी? बेड़च नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ का किला क्या है? स्थित है। उत्तर क्या हो जाएगा? बेड़च नदी के किनारे पर। अगला, चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? कौन से राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। कहां पर है बच्चों? हमारे राजस्थान राज्य के अंदर चित्तौड़गढ़ जिला स्थित है। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 6। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है और उसके बाद वाक्य। पहला है साहस। तो साहस का अर्थ क्या होता है? साहस का अर्थ होता है वीरता। ठीक है। फिर बलिदान। बलिदान का अर्थ क्या होता है? त्याग। पहले हम एक बार इनके अर्थ लिख लेते हैं फिर वाक्य लिखेंगे। तीसरा सूरवीर। सूरवीर का जो अर्थ है वो क्या होता है? वीर योद्धा। क्या होता है?
वीर योद्धा। फिर विश्व, विश्व का मतलब क्या है? संसार। तो सबसे पहले हमने इनके अर्थ लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे? इन पर वाक्य लिखेंगे। तो देखो वाक्य कैसे लिखेंगे? साहस, साहस का वीरता। तो लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर दुश्मन के क्या हो गए? पसीने छूट गए। हम लिखेंगे लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर दुश्मनों के पसीने छूट गए। दुश्मनों के पसीने छूट गए। ठीक है। दूसरा बलिदान। तो बलिदान का हम क्या लिख सकते हैं? त्याग। तो हम कहेंगे कि भगत सिंह ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। क्या लिख सकते हैं? भगत सिंह ने अपने देश के लिए क्या दिया? अपने देश के लिए बलिदान दिया। इसने भगत सिंह ने अपने देश के लिए क्या दिया? अपने देश के लिए बलिदान दिया। फिर सुरवीर। तो महाराणा प्रताप कहाँ के? मेवाड़ के क्या थे? सुरवीर थे। अब लिख देंगे कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के क्या थे? मेवाड़ के सुरवीर थे। अगला विश्व संसार। तो विश्व में भारत क्या है? विश्व में भारत सबसे सुंदर देश है। विश्व में भारत सबसे सुंदर देश है। ठीक है। विश्व में भारत क्या है? सबसे सुंदर देश है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर लिखना है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम लिखेंगे कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किसका प्रतीक है। तो चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग, तथा बलिदान का क्या है? प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग तथा बलिदान का प्रतीक है। ठीक है। आगे 8वां प्रश्न। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो साहस का क्या होगा? वीरता। अद्वितीय का क्या होगा? अनोखा। और सिरमौर का क्या होगा? सिर का ताज। सिरमौर का क्या होगा? सिर का ताज। ये भी कह सकते हो या कह सकते हैं सर्वोपरि। क्या कह सकते हैं? सर्वोपरि। ठीक है। ये था आपका कार्यपत्रक 72। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 73 की तरफ। दिया हुआ है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना। तो दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के क्या देने हैं? आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखो दो बच्चे बात कर रहे हैं, एक है पवन और एक है समीर। पवन कह रहा है दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां है? तो समीर कह रहा है कि हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां है, यानी कि 7 दिनों की छुट्टियां है। तो आगे पवन कह रहा है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समीर कह रहा है इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। पवन कह रहा है कि मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। तो समीर कह रहा है पर क्यों? तो पवन कहता है कि पटाखों से क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। फिर समीर कह रहा है पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या? तो पवन कह रहा है कि पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो समीर कहता है वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं है। पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पवन कह रहा है जब तू सब जानता है तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? तो समीर कह रहा है ठीक है,
मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। ठीक है। अब आगे पे देखो, पहला प्रश्न है प्रदूषण क्या है। पहला प्रश्न क्या है, प्रदूषण क्या है, आपको इसका उत्तर लिखना है। तो हम कहेंगे कि वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित और हानिकारक तत्वों का मिलना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। हम कहेंगे कि वायु, जल, ठीक है, और मृदा, वायु, जल और मृदा में अवांछित, अवांछित का मतलब है कि जो बेकार है उनके लिए, अवांछित एवं हानिकारक, अवांछित एवं हानिकारक तत्वों का शामिल होना या मिलना, तत्वों का मिलना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। वायु, जल और मृदा में अवांछित और हानिकारक तत्वों का मिलना क्या कहलाता है, आपका प्रदूषण कहलाता है। दूसरा, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। तो हम कहेंगे कि हम और हमारी धरती, हम और हमारी धरती जल प्रदूषण, फिर मृदा प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, फिर हो गया आपका वायु प्रदूषण, आदि से क्या हो रहे हैं, आदि से प्रभावित हो रहे हैं। हम और हमारी धरती जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि से क्या हो रहे हैं, आदि से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक। अगला, तीसरा, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम कहेंगे कि सभी लोगों को, हम क्या कर सकते हैं, सभी लोगों को, सभी लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से जागरूक करके, ठीक है, सभी लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से जागरूक बना के, दुष्प्रभावों से जागरूक करके हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। भाई हम अकेले तो रोक नहीं सकते, जब सभी लोग मिलकर इसके दुष्प्रभावों को समझेंगे, इसके नुकसान को समझेंगे, प्रदूषण के कारण जो हमारा नुकसान हो रहा है इन चीजों को समझेंगे, इसके प्रति जागरूक होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो सभी लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से जागरूक करके हम प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ठीक है। ये प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को रोक सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 4, पटाखे बड़े, बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे कि पटाखों से निकलने वाली जो जहरीली हवा या जो गैस होती है, पटाखों से निकलने वाली, पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैसों से, जहरीली गैसों से सांस लेने में दिक्कत आती है। इसमें दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में दिक्कत आती है, तथा तेज आवाज से, तथा तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण,
साथ ही वायु प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला, आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? प्रश्न क्या है कि आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हम दिवाली कैसे मनाते हैं। तो हम कहेंगे कि हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं। हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है। सबको मिठाइयाँ खिलाते हैं। सबको मिठाइयाँ खिलाते हैं। और क्या करते हैं? और हम लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा करते हैं। और ठीक है। और हम लक्ष्मी माता और गणेश जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और हम लक्ष्मी माता और गणेश जी की क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करते हैं। ये था आपका कार्यपत्रक 73। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 74। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी हमें एक पद्यांश दिया हुआ है। उस पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या देने हैं? दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी यहाँ जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है, संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यानी यहाँ पर यह बताया हुआ है कि हमें कभी भी थक हार कर जीवन में बैठना नहीं चाहिए। संघर्ष का नाम ही क्या है? जीवन है। हम इंसान हैं। हम कैसी भी परिस्थिति मिले, चाहे कांटे चुभे या कलियां खिले, यानी चाहे सुख आए या दुख आए, हमें हर स्थिति में संभल कर चलना चाहिए और संघर्षों का सामना करते हुए जीवन का असली आनंद लेना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न, कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? तो कवि ने जीवन का सच्चा जो सच है वो किसे कहा है? वो संघर्ष को ही कहा है। तो हम कहेंगे कि कवि ने संघर्ष को कवि ने संघर्ष को जीवन का सच्चा सच कहा है। ठीक है। कवि ने जीवन को संघर्ष को जीवन का सच्चा सच कहा है। अगला, चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? तो चुपचाप अपने आप से लड़ने का मतलब है कि जब भी कभी जड़ता आए, जड़ता का मतलब कुछ भी दुख आए या कुछ भी ऐसी विकट परिस्थिति आए, तो हमें उससे लड़कर उसका मुकाबला करके अपने आप को क्या बनाना चाहिए? चेतन बनाना चाहिए, समर्थ बनाना चाहिए, उस मुश्किल का निवारण करने वाला बनाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसका आशय है कि जब जीवन में कोई समस्या या चुनौती आए, जीवन में कोई समस्या या चुनौती आए, चुनौती आए तो हमें उससे लड़कर हमें उससे लड़कर चेतन बनाना चाहिए। अपने आप को क्या बनाना चाहिए? चेतन, यानी कि मजबूत, उस कार्य में दक्ष बनाना चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो कांटे हैं
कांटे दुख के और कलियां सुख का प्रतीक है। तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे कि कांटे कांटे किसके प्रतीक है? कांटे दुख के और कलियां किसकी प्रतीक है? कांटे दुख के और कलियां सुख की प्रतीक है। ठीक है, कांटे दुख के और कलियां सुख की क्या है? सुख की प्रतीक है। अगला, कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि क्या संदेश देना चाहता है कि जीवन एक संघर्ष है जिसमें सुख और दुख सभी परिस्थितियों का सामना करके हमें क्या करना चाहिए? हमें आराम से जीवन जीना चाहिए। यही हम लिख देंगे कि कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि संदेश देना चाहता है कि जीवन क्या है? एक संघर्ष है। हम कहेंगे कवि के अनुसार कवि के अनुसार जीवन क्या है? जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है जिसमें जिसमें हमें सुख और दुख सुख और दुख सभी परिस्थितियों का सुख और दुख सुख और दुख की सभी परिस्थितियों का हंसकर सामना करना चाहिए। ठीक है, अगला, हार सच शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हार और सच के आपको क्या लिखने हैं? विलोम शब्द। तो हार का क्या होगा? हार का हो जाएगा जीत, और सच का क्या हो जाएगा? सच का हो जाएगा झूठ। ठीक, अगला, छठा, ता प्रत्यय लगाकर कोई चार नए शब्द बनाइए। कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। जैसे मैंने कहा मानवता, क्या कहा? मानवता। दूसरा लघुता, तीसरा दीर्घता, चौथा प्रभुता। ये क्या हो गए आपके ता प्रत्यय युक्त चार शब्द। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। आगे बात करते हैं हम कार्यपत्रक 75 की तरफ। देखें, यहाँ पर भी हमें गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ क्या देने हैं? प्रश्नों के उत्तर देना सीखना है। हमारे सामने एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो गद्यांश क्या है कि भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई को क्या करता है? प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है, यानी जल का दान करती है। खेती सोना उगलती है। वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं क्या है? अपने आप में एक भारत है। और हम सब क्या है? हम सब उस हिमालय पर्वत के ऋणी हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न संख्या 1, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। हमें क्या लिखना है? इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखना है। तो हम कहेंगे हिमालय, हिमालय भारत का गौरव, ये लिख सकते हैं। हिमालय भारत का गौरव, ये क्या हो गया? इसका शीर्षक हो गया। दूसरा, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और यमुना। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये भी हिमालय में से ही निकलती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि, ये सारी नदियां कहां से निकलती है? हिमालय पर्वत से ही निकलती है। तीसरा, जलदान की तरह निम्न तीन शब्दों को बनाइए। अन्नदान, अन्नदान का मतलब क्या होता है? अन्न का दान करना। अन्न का
दान करना, ये क्या हो जाएगा? अन्नदान। फिर भूमिदान, क्या हो जाएगा? भूमि का दान करना। इसका दान करना, भूमि का दान करना, ये क्या हो जाएगा आपका? भूमिदान। फिर नेत्रदान, इसका दान करना, नेत्र का दान करना, ये क्या हो जाएगा आपका? नेत्रदान। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 4, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हिमालय शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है हिमधन आल्य। कौन सी संधि है यहाँ पर? यहाँ पर है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तीसरा, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। हिमालय पर्वत की कितनी विशेषता लिखनी है? 3 विशेषता। तुम लिखेंगे पहली कि हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में, ठीक है, भारत की उत्तर दिशा में क्या है? भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे कि हिमालय से कई नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। लिख देंगे हिमालय से कई नदियों का, हिमालय से कई नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। और तीसरा क्या लिख सकते हैं कि हिमालय कैसा है? हिमालय विशाल, अमर और अटल है। तीसरा इधर हम लिख सकते हैं कि हिमालय विशाल, अमर और अटल है। हिमालय विशाल, अमर तथा क्या है? अमर तथा अटल है। ये हो गई आपके हिमालय की 3 विशेषता। अगला प्रश्न संख्या 6, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना गया है? किसके गौरव का प्रतीक माना गया है? तो हम कहेंगे भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। लिख देंगे हिमालय पर्वत को, हिमालय पर्वत को भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। ठीक है, हिमालय पर्वत को भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। अगला 7वां, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। आपको इस गद्यांश से संबंधित एक छोटी सी कविता बना के उसकी कुछ पंक्तियां लिखनी है। तो देखिए हम लिख सकते हैं जैसे, खड़ा हिमालय बता रहा है, खड़ा हिमालय, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी तूफानों से, डरो ना आंधी तूफानों से, डरो ना आंधी तूफानों से। ठीक है, खड़े रहो तुम, तो और क्या लिख सकते हैं? खड़े रहो तुम, खड़े रहो, खड़े रहो तुम, ठीक है, अविचल और अटल होकर। खड़े रहो तुम अविचल और अटल होकर, अविचल और अटल होकर सब संकट तूफानों में, सब संकट तूफानों में, सब संकट तूफानों में। आगे 8वां, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो यहां पर देखो उपसर्ग क्या है? अटल के अंदर उपसर्ग है अ, और अमर में भी उपसर्ग क्या है? अ। शब्द क्या है? टल। और अमर के अंदर शब्द क्या है? मर। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द, उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, जो किसी शब्द के
आगे जोड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 71 से लेकर कार्यपत्रक 75 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।